हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदु राज सर आईटी क्लासेस में। आज हम वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले कक्षा 11वीं में हम आईटी आईटीएस ट्रेड के अंतर्गत एक बुक और आती है आपकी रोजगार कौशल, जिसके पहले अध्याय में सीखेंगे संचार कौशल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे सामने पहला प्रश्न लिखा है, संचार क्या होता है। संचार से आप भली भांति परिचित हैं। संचार का मतलब होता है किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच विचारों, जानकारी, अनुभवों का एक दूसरे के साथ साझा करना और प्रतिक्रिया लेना। सरल शब्दों में अपनी बात या जानकारी या विचारों को दूसरे व्यक्ति तक सही सही पहुंचाना ही संचार कहलाता है। यह दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया होती है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि आप जो कहना चाहते हैं या सुनने वाला व्यक्ति उसे बिल्कुल वैसा ही समझे। यानी कि संचार में अगर आप जो अपने विचार दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को वो बात समझ में भी आनी चाहिए, तभी आपका संचार पूर्ण होता है। चलिए अगला है हमारे सामने कि संचार का क्या महत्व है। विचारों का लेन देन, विचारों का लेन देन, आदान प्रदान कर सकते हैं हम अपने मन की बात और जानकारी दूसरों को बता पाते हैं। अच्छे संबंध, स्पष्ट बातचीत से टीम वर्क बढ़ता है और मजबूत रिश्ते होते बनते हैं। यानी कि आपका अगर बातचीत का कम्युनिकेशन का तरीका सही रहेगा तो आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। सफलता, शिक्षा या नौकरी में आगे बढ़ने के लिए सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि शिक्षा में भी अगर आप जैसे क्लास टीचर से कोई सवाल करते हैं तो आपका संचार का तरीका सही रहना चाहिए, तभी आपको सही सही उत्तर प्राप्त होता है। समस्याओं का हल बातचीत करके ही किसी भी समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी को नई जानकारी देना या किसी से नई जानकारी प्राप्त करना। देखो ये उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि हमें किसी को जानकारी देनी या किसी से जानकारी प्राप्त करनी है, अपने नए विचारों को दूसरों के साथ साझा करना, सुख दुख, प्रेम या गुस्से जैसी भावनाओं को व्यक्त करना, अच्छी बातें बोलकर दूसरों को काम के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना भी संचार का ही एक पार्ट होता है। अगला, संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व। देखिए मैं आपको जनरली अपनी लैंग्वेज में ही समझा देता हूँ अपने तरीके से कि संचार मुख्यतः 5 तत्वों से मिलकर पूरा होता है। संचार यानी कि देखो इसमें दो व्यक्तियों की जरूरत रहती है। जो जानकारी देता है उसे प्रेषक कहा जाता है, जो जानकारी प्राप्त करता है, जो लेता है उसे प्राप्तकर्ता कहा जाता है। एक रहता है संदेश कि हम जानकारी क्या देना चाह रहे हैं। एक रहता है माध्यम या चैनल कि हम जानकारी जो दे रहे हैं वो किस प्रकार से दे रहे हैं, क्या हम मौखिक दे रहे हैं, क्या लिखित दे रहे हैं, क्या गैर मौखिक या इशारों में समझा कर दे रहे हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन रहता है प्रतिक्रिया कि जिस सामने वाले को अगर हमने कोई जानकारी दी है तो वो बात सामने वालों को समझ में आई या नहीं आई, उससे हमें प्रतिक्रिया लेना है। देखिए प्रेषक जो संदेश भेजता है या बात शुरू करता वो व्यक्ति प्रेषक कहलाता है। संदेश वह मुख्य जानकारी जो बतानी होती है वो संदेश हो जाता है। माध्यम क्या होता है, बात कैसे बताई गई, जैसे बोलकर या लिखकर। प्राप्तकर्ता कौन होता है, जो बात को सुनता है या पढ़ता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक कह सकते हो, प्रतिक्रिया कह सकते हो, सुनने के बाद प्राप्तकर्ता का जवाब क्या मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रभावी संचार क्या है। देखिए संचार तक तो समझ लिया, पर प्रभावी कैसे बनाए हमारे संचार को। जब आपकी बात बिल्कुल साफ, सही और पूरी और विनम्र तरीके से कही जाए तो उसे प्रभावी संचार कहते हैं। इससे सुनने वाला व्यक्ति आपकी बात बिल्कुल वही मतलब वही मतलब निकालता है, वही मतलब समझता है जो आप उसको समझाना चाहते हैं। मतलब मिसगाइड नहीं होता सामने वाला। जो जानकारी दे रहे हैं केवल वही जानकारी उसके पास प्राप्त होगी प्रभावी संचार के। प्रभावी संचार में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी संचार के 7C लिखिए। देखो प्रभावी संचार अगर हमको किसी से साथ करना है तो 7C आना जरूरी है आपको। कि 7C क्या। देखो अच्छे संचार के लिए अंग्रेजी में C अक्षर वाले 7 नियम है। एक तो रहता है क्लियर, कि जो आप बात बता रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, किस विषय से संबंधित है, सटीक होनी चाहिए। कोहेरेंट यानी कि क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए।
यानी कि जो आपकी बात है क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, सामने वाले बीच में आपके लिए डाउट खड़े नहीं कर दे कि बीच में क्या बात बोल। अगर आप कोई नेक्स्ट पार्ट बताने लग जाए बीच का पार्ट छोड़ देंगे, वही चीज है। कॉर्टियस विनम्र तरीके से बतानी है आपको, संक्षिप्त यानी कि कॉन्जियस कॉन्जाइज करके बतानी है, सही सही बतानी है और कंप्लीट बतानी है। ये 7C आपको याद रख लेने परीक्षा के लिए, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, संचार में आने वाली बाधाएं लिखिए। देखो संचार करते समय हमारे बहुत सारी बाधाएं आती है। भाषा की समस्या आ सकती है, जैसे आप किसी को कुछ बताना चाहते हो और अगर उसको आपकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही तो संचार कंप्लीट नहीं होगा। अगला अलग भाषा होना या बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने से भाषा की समस्या। शोर वातावरण, आसपास शोर होना या नेटवर्क की दिक्कत होना। अगर जैसे क्लास में कोई पढ़ा रहे हो टीचर और आसपास शोर ही हो रहा हो, आवाज आ रही हो जोर जोर से, तो अगर टीचर कोई महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे भी सही तो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी। भावनाओं, बहुत गुस्से या तनाव में अपनी बात ठीक से ना समझ पाना, समझा पाना। अगर हम गुस्से में होते हैं तो हमारी बात, वो कहते तो है पर हमारी बात पूरी तरह से सामने वाले तक नहीं जाती। पूर्वाग्रह, पहले से मन में कोई धारणा बना लेता है या सांस्कृतिक अंतर होना। धारणा बना लेना यानी कि जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने पहले से ही धारणा बना ली है कि सर का हमें थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो आप मेरी क्लास को थोड़ा सा इग्नोर करके देखेंगे। हो सकता है क्लास टीचर की क्लास में भी कोई नया टीचर आ जाए, पहले दिन उन्होंने क्लास ली, अगर बात आपको थोड़ी सी उनके जो द्वारा समझाया गया कम समझ में आया तो अगले दिन वो भले ही आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे पर आप उनकी बात इतनी एकाग्रता के साथ में नहीं सुनने वाले हैं। इससे संचार की समस्या हो सकती है। मौखिक संचार के और उदाहरण क्या है? जब हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करके या बोलकर या लिखकर अपने विचारों और जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण, दो लोगों का आमने सामने बैठकर बातचीत करना, टेलीफोन या मोबाइल फोन पर बातचीत करना। देखिए शब्दों का ऐसा संचार जिसमें शब्दों की जरूरत रहती है मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। तो देखिए बोलना और लिखना दोनों मौखिक संचार के अंतर्गत आ जाते हैं आपकी, क्योंकि इनमें शब्दों की जरूरत हमको पड़ती है। मौखिक संचार के लाभ क्या है? तेजी होती है एकदम, संदेश बहुत जल्दी सामने वाले तक पहुंच जाता है, तुरंत उत्तर मिल जाता है, सामने वाले का जवाब उसी प्रकार हमको ठीक फीडबैक जल्दी से मिल जाएगा। शंका समाधान, अगर कुछ समझ नहीं आया तो तुरंत पूछकर डाउट क्लियर कर सकते हैं हम। समय की बचत होती है, लिखने और इंतजार करते समय करने का समय बचता है जिससे संचार प्रभावी होता है। यानी कि लिखने से बेटर है कि आप बोल करके समझा सकते हैं चीजों को। मौखिक संचार की कुछ हानियां हैं, नुकसान है। कोई रिकॉर्ड नहीं होता, अगर आपने किसी को कोई जानकारी दी तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि आपने उनको क्या जानकारी दी, आपने बोल दिया है इतना ही। जैसे लिख करके कोई जानकारी देते हैं हम, तो लिखा हुआ क्या रहता है, एक सबूत के तौर पर रिकॉर्ड रहता है। बोली गई बात का कोई लिखित या स्थायी सबूत नहीं होता। भूलना, इंसान लंबी बातचीत को हमेशा याद नहीं रख पाता है, चाहे कितने ही अच्छे तरीके से समझ ले। गलतफहमी, कभी कभी लोग आप बात का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। शोर, शोर शराबा वाले वातावरण में संदेश साफ सुनाई नहीं देता है। सार्वजनिक भाषण के 3P, मंच पर बोलते समय 3P का उपयोग किया जाता है। पहला है प्रिपेयर, प्रिपेयर को कहते हैं तैयारी करना। मंच पर जाने से पहले आप अपने विषय की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 3P 3 नंबर का पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, तो याद रख लीजिएगा 3P। पहले P का मतलब है प्रिपेयर, जिसका मतलब होता है तैयारी करना। दूसरा है प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास करो, जिन चीज के बारे में आप बताना चाहते बोलने वाले बार बार अभ्यास करें। परफॉर्म करो, प्रस्तुति तो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखे, समझाए सामने वाले को। चलिए दोस्तों, हमारी क्लास यहीं तक थी। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।